अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नजर डालते हैं आज की स्टोरीज पर। नाकिस हुकूमती पॉलिसी के सबब सरकारी और निजी गंदम की कीमत का फर्क वबाल बन गया। नाजायज मुनाफाखोर आटा स्मगलर सरगर्म, मुल्क भर में आटा महंगा हो गया। कराची में पुलिस गर्दी, गुलिस्तान जौहर में एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाम भाग। शहर में मावराए अदालत हलाकतों के बढ़ते वाकयात तशवीशनाक। अमला ना अद्वियात, गायनी वार्ड भी नहीं। हवेली लखा का THQ अस्पताल बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम। गिलगित बल्तिस्तान में लहू जमा देने वाली सर्दी, नदी नाले बर्फ, आबशार साकित। खरमंग में दिलकश मंजर दिल मोह ले गया। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों इसी प्रोग्राम में हुकूमत को आटे के मुमकिना बहरान पर खबरदार किया गया था और प्रोग्राम अपने नुमाइंदों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में आटे की बढ़ती कीमतों, गंदम की किल्लत और शहरियों की परेशानी पर रिपोर्ट्स भी पेश की गई थी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया हमारे साथ, मगर अफसोस सद अफसोस कि हमारी तनबीह नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई। हुकूमत बहरान से लापरवाह मौज मस्तियों में मसरूफ रही और नतीजतन आज एक बार फिर मुल्क भर में आटे की किल्लत है। जहां दस्तयाब है वहां आटा ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। ये सूरत हाल किसी एक शहर की नहीं बल्कि मुल्क भर की है। कराची से लेकर खैबर तक इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी जानिब से आटे की मनमानी कीमत वसूल की जा रही है, जबकि आटा भी महंगा कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क आज आटे की किल्लत का शिकार है। इस्लामाबाद में रिकॉर्ड 150 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आटा कराची में 130, क्वेटा में 120 रुपए फरोख्त हो रहा है। पेशावर में पंजाब से स्मगल शुदा 20 किलो के सस्ते आटे का थैला 2400 रुपए में ब्लैक किया जा रहा है। सरकारी और निजी गंदम के रेट में बड़ा फर्क मुल्क में आटे के हालिया बहरान की वजह है। गुज़िश्ता सीजन में 2200 रुपए मन पर खरीदी गई गंदम ब्लैक मार्केट में 4100 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि पंजाब हुकूमत ने नए साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3000 और सिंध ने 4000 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखी है। पंजाब में सस्ते आटे की किल्लत की बड़ी वजह सरकारी आटे की दूसरे सूबों को स्मगलिंग है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मिल मालकान या ठेकेदार 1295 रुपए का थैला 1400 रुपए में स्मगल कर रहे हैं, जो पेशावर समेत दीगर शहरों में 2400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पंजाब की इंतजामिया ने आटे की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। सरकारी कोटा महंगे दामों फरोख्त करने वाली 40 मिलों पर 5 करोड़ जुर्माना और 30 का गंदम कोटा ही मनसूख कर दिया गया है। पंजाब से आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सरकारी और निजी गंदम की कीमत में फी बोरी 5000 रुपए का फर्क कम करने की तजवीज है। आइंदा साल जनवरी में इम्पोर्टेड गंदम के 2 जहाज कराची पोर्ट पर पहुंचने के बाद सिंध में आटे की कीमत में वाज़े फर्क पड़ेगा। 15 फरवरी से सिंध में गंदम की नई फसल भी मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगी, लेकिन सिंध और पंजाब में फी मन गंदम की कीमत में 1000 रुपए का फर्क बरकरार रहा तो आटे की मसनूई किल्लत का सिलसिला नए सीजन में भी चलता रहेगा। मजमूई सूरत हाल है क्या, इस पर रिपोर्ट आपने देखी। आइंदा साल बम्पर क्रॉप के दावे और गंदम इंपोर्ट से छुटकारे की उम्मीद तो ठीक है, इन पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज नाकिस हिकमत अमली की वजह से पैदा होने वाला आटे का बहरान यकीनन हुक्मरानों की तवज्जो का तालिब है। बिल्कुल, पहले लिए चलते हैं आपको सिंध, जहां सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन सूबे में आटे की किल्लत और महंगी कीमत पर फरोख्त की तरदीद कर रहे हैं। जरा उनकी जुबानी सुनिए। 65 रुपए फी किलो आटा वो फराहम किया जा रहा है। इस मद में सिंध भर में कुल 1100 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में
मोबाइल वैन्स की सूरत में और उन दुकानों की, उन सब जगहों की एड्रेस हमने अखबार में छापी थी। लेकिन मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि जो हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए की जो सब्सिडी दी है और वो आपके लिए वो आटा रखा गया है जो कि 65 रुपए फी किलो है, वो आप उधर से ही परचेज करें। आप अवॉइड करें कि बड़े बड़े स्टोर से और बड़ी बड़ी दुकानों से अगर आप आटा लेने जाएंगे तो डेफिनेटली वो मार्केट से गंदम परचेज करते हैं और वो मार्केट कुछ मिल ऐसी जो मार्केट से परचेज करती हैं और फिर वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर रखवाती हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फराम करे वो आज भी 65 रुपए फी किलो है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सूबा सिंध जहाँ पे 65 रुपए फी किलो जो है आटा दिया जा रहा है और ये फराहमी मार्च तक जारी रहेगी जब तक हम गंदम की नई प्रोक्योरमेंट ना कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्राइसिस नहीं है सिंध में। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के दावे अपनी जगह पर, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो सिंध के शहर काजी अहमद में सस्ते आटे की फराहमी आवाम से मजाक बन चुकी है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत के बाद महकमा खुराक सिंध ने 400 आटा बैग काजी अहमद भेजे। सस्ते आटे के थैले मकामी इंतजामिया ने आवाम को देने की बजाय अपने ही प्यारों में तकसीम कर दिए और सस्ते आटे के लिए आने वाली खवातीन ख्वार होकर रह गई। बिल्कुल, और फुटेज में भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं परेशान हैं। खाली ट्रक के पीछे दूर तक भागते रहे लोग और फिर भी आटा ना मिला। वज़ीर आज़म की हिदायत और वज़ीर इत्तलात सिंध के दावे के बावजूद काजी अहमद में आम आदमी महरूम है। सिंध की बात कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध ने तो दावे कर दिए लेकिन हालात इससे खासे मुख्तलिफ हैं। हैदराबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। 10 किलो आटे का थैला 1320 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी पर आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा वारिस बिन आजम। वारिस, बताइएगा क्या सूरत हाल है हैदराबाद की? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के शहरियों के लिए भी आटे का असूल इस वक्त जुए शेर लाने के मुतरादिफ बन चुका है। हैदराबाद में अगर आटे की कीमतों की बात की जाए तो इस वक्त हैदराबाद में फी किलो आटे की कीमत 130 रुपए से भी तजावज़ कर गई है और 10 किलो आटे का जो थैला है वो 1300 से 1320 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस हैदराबाद के जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से जो 65 रुपए किलो आटे का जो कहा गया था वो भी स्टॉल्स हैदराबाद में अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैला जो 400 रुपए में मुकर्रर किया गया था वो भी यूटिलिटी स्टोर से गायब हो गया है। तमाम तर जो सूरत हाल है इस पर हैदराबाद के शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। जो दिहाड़ीदार जो तबका है वो पिस कर रह गया है, ना सिर्फ दिहाड़ीदार तबका जबकि जो माकूल आमदनी वाले अफराद हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद के शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो है आटे की कीमतों में कमी करे ताकि इनके लिए रोजगार जिंदगी जो है रोजमर्रा जिंदगी गुजारना आसान हो सके। जी वारिस बिन आज़म हैदराबाद से हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात दावे तो कर रहे हैं लेकिन वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बसद एहतराम ये नोट फरमा लें कि पन्नू आकिल में भी सस्ते आटे के स्टॉल से सस्ता आटा गायब है। हुकूमती एहलकार सस्ते आटे के ट्रक अवाम में फरोख्त की बजाय डीलर्स को इनात कर रहे हैं और अवाम 65 रुपए की बजाय 120 रुपए फी किलो पर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध के दावों के बावजूद कराची के यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब है और शहरी यहाँ पर भी जायद कीमतों पर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। कराची की सूरत हाल क्या है, नाजिश अयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। नाजिश, आगाह कीजिएगा। दीगर हिस्सों की तरह कराची में भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। इस वक्त मार्केट में अगर 2.5 नंबर या फाइन आटे की बात की जाए तो वो इस वक्त 1300 रुपये का 10 किलो का जो थैला है वो दस्तियाब है, जबकि चक्की का आटा जो है वो 1400 रुपये का 10 किलो का उसका थैला दस्तियाब है। लेकिन यही आटा यूटिलिटी स्टोर पर 400 रुपये का 10 किलो का थैला दस्तियाब है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत तो कम कर दी गई है लेकिन तरसीलात जो है उसको बेहतर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो हुकूमत की जानिब से किए गए इस इक़दाम के समर से महरूम है। हमारी आम आवाम से ही बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले ही सैलाब की वजह से जो है सब्ज़ियाँ और दीगर अजनास जो हैं उनकी पहुँच से दूर हो गई, लेकिन अब आटे की कीमत में अगर इजाफा। नाजिश हमें बता रही थी कि आटे के बहरान की वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी शहरी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, तो एक बार उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल दुचार हैं। में डाल के बस लटका देंगे और तो कोई नहीं कर सकता है। ये जो बड़ा समंदर बना ये हम लोग के लिए बना है, इसमें डुबकी मारना पड़ेगा और तो हल तो नहीं है हम लोग के साथ। रोटी घर में लेके जाना तो बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आटा का कीमत तो बहुत इजाफा हो गया, पहले एक रोटी 10 रुपये था, अभी 20 रुपये का है। बंदा अभी रोटी भी नहीं खा सकता है, रात को भूखा सोना पड़ता है। हम बहुत मुश्किल से घर चला रहे हैं, हम एक वक्त की रोटी भी नहीं पूरी कर सकते। 500-1000 कमाते हम और 150-200 का आटा हो जाता है, एक वक्त रोटी खा सकते। तो खाने के लिए बेचैन है, खाने के लिए मिलता नहीं है। ऐसे समझो 25 रुपए की मिल रही है, अगर फैमिली बड़ी हो तो क्या करेगा बंदा।
सिंध के शहरियों के इस हवाले से क्या शिकायतें हैं वो आपने देखी हैं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क कहलाता है, ज़राअत इसमें बैकबोन की हैसियत रखती है, लेकिन इसके बावजूद अगर गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े तो यकीनन ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और सिर्फ सिंध में ही ये सूरत हाल नहीं है, पंजाब में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल दिखाई दे रही है, जहां पर वाफर गंदम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आटा हर गुजरते दिन के साथ महंगा होता चला जा रहा है। फ्लोर मिल्स का ये कहना है कि उन्हें उनका कोटा नहीं मिल रहा है गंदम की वजह से, जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल दरपेश हैं, जबकि चक्की का आटा भी दिन ब दिन महंगा होता है। बिल्कुल, और लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, किन किन मसाइल का सामना है शहरियों को? गन्नम की कीमत बढ़ने के साथ ही आटे का बहरान भी साल उठाने लगा है। इसको चक्की का जो आटा है वो 140 तक बिक रहा है, 130 भी कई जगहों पे बिक रहा है, कहीं 140 बिक रहा है। इसका जो थैला है 15 किलो का वो इस वक्त 1850 रुपये उसकी कीमत होलसेल में है, और कई जगहों पे तो 1900 रुपये का भी वो थैला बिक रहा है। और जो सरकारी आटा है जो 10 किलोग्राम का या 20 किलोग्राम का थैला वो वैसे मार्केट में नहीं मिल रहा, यूटिलिटी स्टोर पर भी थैला दस्तियाब नहीं है। इसकी वजूहत जो ये फ्लोर मिल मालकन बताते हैं कि ओपन मार्केट में इतनी कीमत हो चुकी है कि अब उनके लिए सस्ता आटा बेचना मुमकिन रहा। इसे चक्की मालकन भी कहते हैं कि जब जो गंदम है 4500 से लेकर 4600 रुपये मन मिलेगी तो वो कैसे सस्ता आटा बेच सकते हैं। इसी वजह से कि 125 रुपये के करीब उनको गंदम पड़ रही है। जब 125 रुपये गंदम पड़ेगी तो वो कैसे आटा जो है वो 125 या 130 रुपये किलो बेच सकते हैं। पाकिस्तान को कम से कम 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर इंपोर्ट नहीं होगी तो अप्रैल या मई तक ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। जी, मोहम्मद लुकमान हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, जहां गंदम का कोटा न मिलने के खिलाफ चक्की मालिकान एहतजाज कर रहे हैं। शहर में आटे की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर चुकी है। चक्की मालिकान का ये कहना है कि गंदम की जो कीमत है वो 4550 रुपये फ़ी मन तक जा पहुँची है, जिसकी वजह से ये आटा महंगा करना पड़ रहा है। किरण शहजादी फैसलाबाद से हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। किरण, बताएगा आटे की कीमतों के हवाले से क्या सूरत हाल है फैसलाबाद? फैसलाबाद में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हैं। आटा जो है एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होता नज़र आ रहा है। अगर हम इनकी कीमतों की बात करें तो आटा 130 से 135 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और हमारी बात हुई चक्की मालकान एसोसिएशन के सदर से, उनका कहना यह है कि उन्हें गंदम फ़ी मन बोरी 4200 रुपये किलो तक मिल रही है, जिसकी वजह से वो आटा महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। और वो इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि अगर हमें सरकारी कोटे से। किरण हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। बात करें मुल्तान की, जहां पे सस्ते आटे की किल्लत हो गई है और 460 रुपए वाला 10 किलो का बैग 660 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हसान शेख। हसान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और आटा जो है वो नायाब होता जा रहा है, क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी मुल्तान की आवाम की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। शहर में सुपर फाइन आटे की जो किल्लत है वो बरकरार है, और जहां पर मौजूद है आटा वहां पर जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जो आम परचून की दुकानें हैं वहां पर जो आटे की जो कीमत है वो 130 रुपये फ़ी किलो में जो है वो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सस्ता आटा है जो कि शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जो लोडर रिक्शा है, जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ वहाँ पर फ्राहम किया जा रहा है, वो 460 रुपये के 10 किलो का जो थैला है वो फ्राहम किया जा रहा है। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि जो सस्ता आटा है उसका म्यार इतना ख़राब है कि रोटी भी पकाना जो है मुश्किल हो जाता है, रोटी सही नहीं पकती, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बीमार हो जाते हैं। जबकि शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि आम दुकानों तक, आम करियाना स्टोर तक जो है वो सस्ते आटे की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरी जो है बआसानी अपनी ख़रीदारी मुश्किल सके। जबकि यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है आटा बिल्कुल नायाब हो सके, आटे के जो रैंक है वो खाली पड़े हैं, जिसके बायस जो दूर दराज से आने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, मुल्तान की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी लोगों की यही शिकायतें हैं कि आटे की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सस्ता आटा जो है वो भी नायाब हो चुका है, स्पेशली अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए, जहाँ पर ये कहा जाता है कि सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आटा दस्तयाब है, वहाँ पर भी लंबी कतारों में लगकर आटा लेना पड़ता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से आटा खरीदे बगैर ही उन्हें वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल, और पंजाब के शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, उन्हीं की जुबानी सुनिए।
टल्टी स्टोर पे आटा मिलता ही नहीं है, दिहाड़ी लगती नहीं 8-8 दिन, केड़े पासे जाइए दसो सानू। जो मिलता है वो भी 2 नंबर आटा है, कारोबार है ही नहीं। किलो आटा ले गए, 2 किलो ले गए, उससे गुजारा कर रहे हैं। बिजली है नहीं, दिहाड़ी लगती नहीं, आटा कहाँ से लें? एक दूसरे को पैसे मांग के दिहाड़ी गोड़ अग्गू लेके खाते पे। कभी आटा ही नहीं मिला क्योंकि आटा शार्ट हो गया, सारे पेट अपना भर रहे हैं, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। 4-4 दिन आटा नहीं मिलता, चक्की नहीं मिलता, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਛਾਣ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉਤਰਦਾ ਵਾ 25 ਥੈਲੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਲਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਚਾਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਟਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਮਾ ਆਟਾ ਵਾ ਟੁਕੜੇ ਫੇਂਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ੀ 800-900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਆਟਾ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਟਾ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਆ 140 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, 3-3 4-4 ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਟਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। अभी मेरे पास ये पैसे कम पड़ गए थे, मैं किसी से लेके आया हूँ। क्या करें, मजबूरी है, खाना तो है ना भाईजान, उसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। पंजाब में आटा बहुत मुश्किल हमें मिल रहा है, आधा दिन हमें लग जाता है लेने के लिए। अगर इसको खरीदे तो हमारी छुट्टी हो जाती है दुकान से। हमें गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं, 600 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं। लोगों का क्या कहना है वो आपने देखा, और आटा अगर ना मिले तो यकीनन ज़िंदगी में परेशानियां मज़ीद बढ़ जाती हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब आपके वक्त का। फरमाएगा क्या वजह है कि आटा महंगा भी हो गया है लेकिन इसके बावजूद मार्केट में मिलता नहीं है? नाकिस हिकमत अमली हुकूमत की है या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए, इस टाइम पे ओपन मार्केट के अंदर जैसे हर साल गंदम ड्राई होती है, अभी भी वही कैफियत है। लेकिन इस दफा जो कि प्रोक्योरमेंट प्राइस सिंध गवर्नमेंट ने 4000 अनाउंस की हुई है, उसकी वजह से ओपन मार्केट 4000 से तजावुज कर गई है। अच्छा, अभी तक चूंकि पंजाब ने कोई रेट अनाउंस नहीं किया कि प्रोक्योरमेंट रेट सपोर्ट प्राइस क्या होगी किसान के लिए, तो हर आदमी जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था वो सिंध की फसल को देखते हुए उसने अपना दिन 4000 से ऊपर बना लिया। तो यही वजह है कि मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में जो गंदम है वो 4000 से तजावुज कर चुकी है। ठीक सर, एक चीज़ ये भी है कि ब्लैक में फ़रोख्त भी जारी है आटे और गंदम की। क्या लगता है आपको, क्या गंदम की जो नई कीमत 3000 रुपये मुकर्रर की गई है, 3000 रुपये मन मुकर्रर की गई है, क्या ये ब्लैक में मार्केटिंग की वजह है या हुकूमत के पास ज़ख़ीरा शुदा गंदम जो है वो ख़त्म हो चुकी है? देखिए, पंजाब ने भी 3000 मुकर्रर नहीं की, सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रुपया नई सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है। अच्छा, अगर पंजाब और सिंध का पैचअप हो जाता है तो फिर एक रेट आएगा, अदरवाइज इस टाइम तक सिंध के अंदर 4000 रुपया सरकारी रेट अगले साल की गंदम की सपोर्ट का अनाउंस किया गया। अब अगर हम इसको देखें ब्लैक मार्केटिंग, तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। जिस रेट पे प्राइवेट सेक्टर से गंदम आ रही है उसी के मुताबिक आगे आटा दिया जा रहा है फ्लोर मिल की तरफ से। जो सरकारी गंदम है वो 2300 रुपए में चूंकि उसका इजरा हो रहा है, तो वो 2300 रुपए के हिसाब से 1295 में 650 रुपए आप समझ लें कि अपना 10 किलो वाला थैला मार्केट में अवेलेबल है उसका। आसिम साहब, पंजाब हुकूमत, पंजाब की इंतज़ामिया ये कहती है कि जो गंदम का बहरान है उसकी ज़िम्मेदार फ्लोर मिल्स हैं, और इस हवाले से उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की हैं, जुर्माने किए गए, और जो कोटा है सरकारी कोटा गंदम का वो भी मुअत्तल किया गया। फ्लोर मिल्स का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? देखिए, कहना और सुनना ये एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि 26 से 27 हज़ार टन इन दिनों में इजरा होता है गंदम का। अगर आप पिछले साल को छोड़ दें तो, अगर आप पिछले 5 सालों को देख लें तो 26, 27, 28 हज़ार बल्कि 30 हज़ार टन तक योमिया गंदम की रिलीज थी फ्लोर मिल्स को। इस टाइम पे 21,500 की गई है सिर्फ 5 दिन पहले। 5 दिन पहले तक 18,500 गंदम दी जा रही थी। तो ये जो 6 से 7 हज़ार टन का डेली इशू का फर्क है, इसने कहीं ना कहीं तो इफेक्ट देना है ना जी। आज ही गवर्नमेंट रिलीजेस अप टू मार्केट डिमांड कर दे और 27,000 टन कर दें, बल्कि 27 छोड़े आप 25,000 टन कर दें, तो आप देखें मार्केट एकदम गंदम की भी नीचे आ जाएगी और आटे की भी 20 किलो की जो सरकारी है वो अवेलेबिलिटी आपको बेहतर नजर आनी शुरू हो जाएगी। जनूबी पंजाब या जितने दही इलाके हैं वहां पे 10 बोरी फी बैग दिया जा रहा है,
जबकि उनकी देही इलाकों की जो जरूरत है वो अपनी जगह पे उसी तरह कायम है। अब गवर्नमेंट ये करती है कि वो कहती है हम अर्बन पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं, लेकिन अब जो सबर्ब्स के अंदर अर्बन एरियाज के साथ इलाके हैं, इन दिनों में वहां पे भी फ्लोर मिल का आटा खाया जाता है। अब अगर उनको आटा नहीं मिलेगा तो जो मजदूर, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ कि शेखुपुरा से आने वाला मजदूर अपने घर जाते हुए थैला ले जाएगा, क्योंकि उसके पास गंदम जो सी है। आसिम साहब, वो आप कह रहे हैं 115 कि कोटे से के 20 हिसाब रुपए से जो किलो। है उससे कम गंदम मिल रही है, क्या वजह है? अगर ये कोटा मुकर्रर है तो उस हिसाब से क्यों नहीं दी जा रही है गंदम? क्या हुकूमत के पास गंदम की किल्लत है? क्या वहां पर खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से ये कोटा खत्म किया गया? देखिए, ऐसा नहीं है। JIT की रिपोर्ट थी आज से 2 साल पहले, जिसके अंदर कहा गया था कि पंजाब में रूरल बॉडीज की बेस पे इक्वालिटी बुनियादों पर गंदम दी जाती है, जबकि इसको पॉपुलेशन बेस होना चाहिए। तो अब जो 2 सालों से गंदम आप अगर बहरान देख रहे हैं, तो मेरी नजर के मुताबिक ये सिर्फ बहरान इसलिए है कि ये पॉपुलेशन को बेस करते हुए गंदम का इजरा कर रहे हैं फ्लोर मिल्स को, और सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को, जो शहरी आबादी है, उसको कैटर कर रहे हैं। जबकि आटा देहातों में भी खाया जाता है, जो टाउन है छोटे छोटे, वहां पे भी खाया जाता है। तो इसलिए हुकूमत को बिल्कुल, चाहिए आटा कि तो हर जो जगह इस्तेमाल होता है, आबादी के लिहाज से इसकी तकसीम होनी चाहिए। आसिम साहब साथ ही रहिएगा। आज विफाकी वजीर बराए महफूज तारिक बशीर चीमा ने आइंदा सीजन में गंदम की बम्पर पैदावार हासिल करने का दावा किया है। इस हवाले से उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि सैलाब के बावजूद गंदम की बुवाई का 91% हदफ हासिल कर लिया है। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। तक अचीव किया हमने वो 91% के करीब है। उम्मीद करते हैं हम इंशाअल्लाह ताला अगले 2-4-5 रोज़ में जो कोई फर्दर हमें फिगर्स आए तो वो ये परसेंटेज जो है ये यकीनन बढ़ेगी। और ये बड़ी हौसला अफजा बात इसलिए है कि इन तमाम तर फ्लड्स के बावजूद उम्मीद करते हैं हम कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आएगा, और अल्लाह ने चाहा तो हमें ये जो हर साल हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, ऐन मुमकिन है कि अगले साल हमें गंदम की इंपोर्ट से हमारी बचत हो जाए। विफाकी वजीर की गुफ्तगू आपने सुनी। आसिम साहब ये फरमाएगा कि ये बम्पर क्रॉप के दावे तो हर दफ़ा किए जाते हैं, लेकिन हर दफ़ा सूरत हाल गुज़श्ता साल से मज़ीद गंभीर हो जाती है। अभी विफाकी वजीर की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी, वो ये कह रहे हैं कि 91% हदफ हमने हासिल कर लिया है। इत्तफाक करते हैं? जी, मैं जो एग्रीकल्चर की फिगर्स हैं, चूंकि हम भी देख रहे होते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है। और वैसे भी जो व्यापारी हजरात हैं, जो काश्तकार हैं, जिनसे हमारा डायरेक्टली डे टू डे बेसिस पे राब्ता भी रहता है, उनके मुताबिक भी अच्छी फसल काश्त की जा रही है। और हम अल्लाह ताला से ये तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी बम्पर क्रॉप होगी। और हर दफ़ा सैलाब के बाद जो फसल आती है उसमें बम्पर क्रॉप होती है, और पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा पर एकड़ यील्ड निकलती है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा बम्पर क्रॉप होगी। सिर्फ सिंध में हमें थोड़ा सा खदशा है कि सिंध के अंदर चूंकि सोइंग प्रॉपर नहीं हो सकी, बहुत सारे इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। अगर वो पानी निकल जाता तो वहाँ पे भी प्रॉपर गंदम की काश्त हो जाती, तो मैं समझता हूँ कि हमारी क्रॉप साइज जो सा है वो बहुत अच्छा हमें मिलता, जिस तरह 2 करोड़ 80 लाख टन का हम समझते हैं कि हमारा ज़रूरत है, और यही हमारा हदफ होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिंध में लग जाती तो 3 लाख टन के करीब हमारा क्रॉप साइज होता है। बिल्कुल सर, उम्मीद की जा सकती है कि बम्पर क्रॉप जो है वो होगी। सर, खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि सस्ता आटा जो है वो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई और सदाकत है? और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के फ्लोर मिल मालिकान इसमें शरीक हैं। देखिए, ये बहुत सारी खबरें हैं, इसमें मैं नहीं समझता, क्योंकि फ्लोर मिल्स तो एक थैला पोर्टल पे अपलोड करते हैं, जो सरकारी पोर्टल दिया गया है, और उसमें एक दिन पहले इंटीमेट किया जाता है कि इस दुकान पे ये माल कल फलां मिल देगी, जो कि सबकी एक्सेस में है, चाहे वो IB हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे CM हाउस हो या फूड मिनिस्टर हो, सबके पास इसकी एक्सेस है। और जब वो माल जाता है उसको मुख्तलिफ एजेंसी चेक करती हैं। अब वो एजेंसी से अगर कोई आटा उठा के ले जाके 10-10, 20-20 थैले इकट्ठे करके बसों में या ट्रक में अगर भिजवा दे, तो देखें बहुत बड़ा रेट डिफरेंस है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 5-10% की आप हमेशा वो देते हैं। मैं समझता हूँ इसको जो लीगल राइट है, जो पॉलिसी में है कि प्राइवेट ग्राइंडिंग हम भिजवा सकते हैं, उस पर जो पाबंदी लगाई गई है वो गलत है, वो खोल देनी चाहिए। KPK भी हमारा सूबा है। आप सब्सिडाइज्ड अगर समझते हैं कि दुकानदार लेके जा रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर में फूड डिपार्टमेंट
के पास हमारी फिगर्स मौजूद हैं फ्लोर मिल्स की कि 8 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, हमें अलाउ किया जाए पॉलिसी के तहत जो 25% उसका हम प्रोडक्ट यहाँ पे देंगे और 75% हम बाहर ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला वैसे ही हल हो जाएगा और आईने पाकिस्तान हमें इसकी इजाजत देता है और इस पे कोई बार नहीं लगाता कि हम ये माल बाहर नहीं भिजवा सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हम जल्द से जल्द इस बहरान से जो है वो निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब, आपने हमें वक्त दिया और बिल्कुल जी उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द जितने भी शहर जो हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह हमने कराची, कोयटा, लाहौर और पंजाब की सूरत हाल दिखाई नाजरीन को, हम इस बहरान से जल्द निकल सकें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इस बहरान से हम निकलें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर एक और अहम इशू है कराची के हवाले से जिस पर हम बात करें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अब प्रोग्राम में बात करेंगे गुज़िश्ता शब कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाम भाग हो गया और अफसोसनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक नौजवान आमिर फिशरी का काम करता था और पुलिस एहलकार हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। गुलिस्तान जौहर का ये वाक़या है। गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया था, पुलिस एहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई जिसके नतीजे में ये नौजवान जाम भाग हो गया। नमाज जनाजा इसकी अदा कर दी गई है और अहल खाना की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और असल हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाए। आसिम फारूक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आसिम फारूक बताएगा इस वाक़े के हक़ाइक़ अब तक क्या सामने आए हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर पुलिस की शाहीन फोर्स की फायरिंग से एक नौजवान आमिर जिसको मारा गया और उसके बाद पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम था, लेकिन उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज और तमाम हक़ाइक़ सामने आए तो देखा गया कि आमिर जो है वो निहत्ता था और उसको ताक़ुब कर पुलिस ने बेदर्दी से कत्ल किया। इस वक्त आमिर के अजीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस ने अपनी डोमेन में जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो की और जो हमने था उनसे उसके मुताबिक ही हमारी FIR दर्ज की गई है। लेकिन सिर्फ महज ये FIR दर्ज करना या इनको पकड़ के हवालात में लॉक करना ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में शुरू में जब मीडिया का दबाव होता है तो लोगों को पकड़ा भी जाता है, मुअत्तल भी किया जाता है, उसके बाद फिर वो कब छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब पुलिस की फायरिंग या पुलिस मुकाबलों के दौरान मासूम बच्चों समेत अब तक जो है वो 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 7 माह की बच्ची नॉर्थ कराची के इलाके में, 19 माह का बच्चा अपनी माँ की गोद यूनिवर्सिटी रोड पर ही मौजूद था जो कि मुल्जिमान और पुलिस की फायरिंग के दरमियान उसकी जद में आया और जिंदगी की बाजी हार गया। तो इस तरह मजमूई तौर पर 15 अफराद जो हैं वो बच्चों समेत इन चंद सालों के दौरान पुलिस और मुल्जिमान की फायरिंग का जद में आकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जी, कराची में ऐसे कई वाक़यात इससे पहले भी रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया जो है इस एक्शन में नहीं आई जिस तरह से उन्हें आना चाहिए। मकतूल आमिर की वालिदा की मुद्दियत में वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला और IG सिंध का वाक़े पर नोटिस, लेकिन मुल्जिमान की गिरफ्तारी, लवाहिकीन को इंसाफ यकीन दहानी सब दुरुस्त है, मगर सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात पेश ही क्यों आते हैं? आखिर क्या वजह है कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? मावराए अदालत 15 बेगुनाह शहरियों की हिलाकत पर भी कराची पुलिस ने अपनी रविश नहीं बदली। मकतूल की वालिदा ने उनकी मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, उनका क्या कहना है आपको वो दिखाते हैं। पुलिस वालों को इबरतनाक सजा दी जाए, इनको फोर्स से निकाला जाए, इनको मुअत्तल किया, इनको बिल्कुल ड्यूटी से डिसमिस करें और सजा बाकायदा जो एक जेन्युइन सजा होता है बिल्कुल इनको सजा दें। और मेरे साथ इंसाफ हो, आमिर के साथ इंसाफ हो और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो। उसने आज मेरा गोद उजाड़ा, मेरा जिगर उसने फाड़ा। मैं नहीं चाहती कि कोई माँ का गोद उजड़े, मैं नहीं चाहती कि दूसरा कोई हमजा यतीम हो जाए। हमजा की उम्र 3 महीने, उसको क्या पता मेरा बाप कहाँ है, वो बड़ा होगा मैं उसको क्या बताऊंगी। तवातुर के साथ इस तरह के वाक़यात का पेश आना यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवालिया निशान है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ CPLC अहमद चनाई साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। इस तरह के वाक़यात जो है ये पहला नहीं है, पहले भी पेश आते रहे हैं। पुलिस का नारवा सलूक शहरियों के साथ और शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमेशा से किया जाता रहा है। क्या वजह है कि आज तक हम इस रवैये को बेहतर नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि शाहीन फोर्स के नाम पर ये जो फोर्स बनाई गई है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें
बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कानून का जो है वो बेदरग इस्तेमाल है। और जिस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट में इनका बिहेवियर सामने आया है शाहीन फोर्स के जवानों का, वो काबिल मज़म्मत भी है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कीमती जान जो है वो ज़ाया चली गई है। इसका कसूरवार कौन है? ज़ाहिर है वो एहलकार हैं कि जिन्होंने ये हरकत की है। और इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इन एहलकारों को जो तरबियत देने वाला इदारा है, कि जिसने इनकी इस तरह की तरबियत की है कि बगैर सोचे समझे, दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर निहत्ते शहरी को जो है वो मार देना, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी, नदामत की बात कोई भी नहीं है। वह हमारे पास एक अच्छे आईजी हैं, एक अच्छे एडिशनल आईजी हैं। मेरी उनसे पुरजोर दरख्वास्त होगी कि जो ये ट्रेनिंग एस्पेक्ट है पुलिस का, उस पर जो है वो खुसूसी तवज्जो दें। अगर ये तवज्जो नहीं दी गई तो इस किस्म के जो शाहीन फोर्स के वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए, बात यह है कि जब शाहीन फोर्स के जवान यहाँ सड़कों पे खड़े होते हैं, आपने पूरे कराची में देखा होगा, आप मोटरसाइकिल पे निकल जाएँ, आप कि कहीं न कहीं जो है वो ये तंग कर रहे होते हैं हमारे जो निहत्ते शहरियों को। जब ये निहत्ते शहरियों को तंग करते हैं तो उसमें उनकी नीयत ये नहीं होती कि किसी दहशतगर्द को रोक रहे हैं। उनकी नीयत ये होती है कि उससे हम पैसे कितने निकाल सकते हैं, किसी भी बहाने की बुनियाद पर कि आपकी नंबर प्लेट सही नहीं है, आपकी लाइट सही नहीं है, आप 3 लोग क्यों बैठे हुए हो, आप 2 लोग क्यों बैठे हुए हो। ये काम उनका नहीं है, ये काम ट्रैफिक पुलिस का है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे थानों को भी, हमारे स्पेशल जो शाहीन फोर्स के एहलकार हैं उनको भी, और हमारे जो अफसरान बाला हैं उनको भी ये ज़रूर हिदायत देनी है इन लोगों को कि अल्लाह के वास्ते हमारे निहत्ते शहरियों पर इस तरह गोली ना चलाएं। वो शख्स जब बिल्डिंग में दाखिल हो गया था तो उसके पास इतनी सेंस होनी चाहिए थी कि अब ये बिल्डिंग से कहीं बाहर नहीं निकल सकता, उस पर फायर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक सर, अभी ये बताइएगा कि ये जो मासूम और बेगुनाह शहरियों का इनकाउंटर कर दिया जाता है पुलिस की जानिब से, अभी आपको क्या लगता है पुलिस में कौन कौन सी तब्दीलियां हमें करनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, इनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। ये जो एहलकार जिनके पास लाइसेंस टू किल होता है, उसको वो सही इस्तेमाल करना सीखें। अगर वो सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तो हमारे शहरियों की जानें जो है ना उसी तरह ज़ाया जाएंगी। ये शाहीन फोर्स के जो जवान हैं वो भी हम में से ही हैं, हमारे ही शहरी हैं, कराची के शहरी, सिंध के शहरी हैं। लेकिन अगर ये बिहेवियर रहा और ये बगैर ट्रेनिंग के लाइसेंस टू किल का वाला असला लेकर जो है वो सड़क पर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये शहरियों के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। शहरियों के साथ बड़ी ज्यादती है और इस ज्यादती को जो है ना वो उसको ठीक करना है। अहमद साहब, कम्युनिटी पुलिसिंग का मुतालबा किया जाता रहा है, आप भी इसके बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। आप समझते हैं कि अभी भी कराची की ये ज़रूरत है, कम्युनिटी पुलिसिंग से ये मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? देखें, आपने बिल्कुल सही टॉपिक की निशानदेही की। कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो हर बड़े शहरों में होती है और वही जो है वो शहर की मुसीबतों का वाहिद हल है। कम्युनिटी कराची में तैयार है कि कम्युनिटी पुलिसिंग करे। मैंने जब बहैसियत चीफ CPLC 18 जगहों पर कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग का रिवाज नाफिज किया था। पता नहीं, शायद एक आधा घर मुश्किल से चल रहा हो तो अब चल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकाम बाला को हमारे जैसे जो शहरी इदारे हैं उनको पाबंद करना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग का जो हम है उसको वाजे करें, पुलिस इसमें मुकम्मल सपोर्ट दे और इससे पुलिस को जो है वो असिस्टेंस मिलती है। से किलोमीटर का एरिया है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आप पुलिस की नफरी देखें तो अगर आप 2 शिफ्ट में ले लें तो 5 से 6 हज़ार की नफरी से ज्यादा एक वक्त में शहर में 112 थाने में नहीं होते। ये बात मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि 6 को हम 60,000 कर लें। इसका हल फौरी तौर पर यह है कि जी सिटीजन्स की मदद ली जाए। पुलिसिंग जो है वो पुलिस ही करे, लेकिन सिटीजन जो है वो उनके साथ राब्ता भी करें, उनके साथ कोऑपरेशन भी करें और अपने इलाके को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। ये कोई बात नहीं होती कि जी आप डाकू आ जाए तो आप उसको अपना असला। सर, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो पुलिस है, आपने बात की ट्रेनिंग जो है पुलिस की होनी चाहिए प्रॉपर। कराची में देखा गया है कि शहरियों के साथ पुलिस का बड़ा नारवा सलूक देखा गया है। तो अभी आप इसकी आखिर क्या वजूहात है? कोई सियासी समाजी क्या वजूहात है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात
बिहेवियर की होती है, पुलिस जो है वो हमने से ये पहले बात के लिए है, हमारे खिलाफ नहीं है। और पुलिस को भी अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। उनको जो है वो बड़ी इज्जत और ताजीम के साथ के साथ अच्छे बाशऊर शहरियों के साथ पेश आना पड़ेगा। और इन टर्न शहरियों से भी ये एक्सपेक्ट करें कि वो पुलिस की पासदारी की बात करें, ना कि कानून की खिलाफवर्जी की बात करें। अहमद साहब, कैपेसिटी बिल्डिंग की आपने बात की, लोगों के लिए जो पुलिस का एक इमेज है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी अमर ये है कि पुलिस का रवैया ठीक होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ तरबियत का फुकदान या इन चीज़ों की जो ज़रूरत है वो कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, खुसूसन अगर इन लोगों की ज़हनी तरबियत की बात की जाए तो वो बेहद ज़रूरी है। अहमद चनाय साहब, देखिए, दो इसमें एस्पेक्ट हैं। जब हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर जो है वो बेसिक तरबियत तो ये होती है कि जी सिटीजन्स के साथ, शहरियों के साथ पुलिस का बर्ताव कैसा होना चाहिए, और इन रिटर्न शहरियों के साथ भी, शहरियों का भी ये फर्ज बनता है कि वो अच्छा बिहेवियर जो है, अच्छा एटीट्यूड पुलिस के साथ करें, उनको वेलकम करें। ये सिर्फ कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए ही हो सकता है, जहां पुलिस को ये एतमाद हो कि ये कम्युनिटी हमारा ख्याल कर रही है, हमें इज्जत दे रही है, तो हम भी जो है वो अपनी जानो माल से जो है वो इन शहरों की हिफाजत करेंगे। ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं पुलिस वाले। मैं ये नहीं कहता कि सारी पुलिस खराब है, काली भेड़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे अच्छे तर्ज अमल से, शहरियों के अच्छे तर्ज अमल से पुलिस भी जो है इस बात पर मजबूर हो जाती है कि हम शहरियों के साथ मुकम्मल सपोर्ट करें, उनकी जानो माल की हिफाजत करें, और ये चीज़ जो बेसिक ट्रेनिंग का एसेंस है उसमें जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पुलिस का जितना ज्यादा राब्ता रहेगा आवाम के साथ, उतनी ही ज्यादा उनका आउटपुट बेहतर आएगा। CPLC के जरिए एक बहुत बड़ा राब्ता था, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी जो है वो इसीलिए थी कि शहरियों और पुलिस के दरमियान अपना एक अच्छा राब्ता रहे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले चंद सालों में इस राब्ते का फुकदान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी फौरी तौर पर इस्लाह की जरूरत है। यहाँ सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ उन्होंने सपोर्ट किया है शहरी तंजीमों को, इस तंजीम को भी जो है वो अब सपोर्ट इस सेंस में करें कि वहाँ पर वो लोग ज्यादा फाल हों जो इस राब्ते को मजीद बेहतर बना सकते हों। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जैसे बात की कि हम लोग तमाम तर पुलिस एहलकारों को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ पुलिस एहलकार ऐसे मौजूद हैं जिनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम गुज़िश्ता सब जो कराची में वाक़या पेश आया है गुलिस्तान जौहर में, इस वाक़े की जितनी मुजम्मत की जाए मेरा ख्याल है उतनी कम है। अब ये जो आमिर नामी शहरी था जिसको हलाक कर दिया गया है, अब क्या लगता है आपको इसको इंसाफ मिलेगा, या इससे मुंसलिक जितने शहरी पहले इस तरह मर्डर हो चुके हैं क्या उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेगा वो तो जब हमारे पास केसेस डिसाइड होते हैं, पता नहीं आज ATC में डिसाइड होगा, फिर अपना हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर अपील वगैरह में जाता है, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। और मैं तो इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा, और वो इंसाफ इस दुनिया में ही मिलता हुआ मुझे नजर आएगा। इस तरह जो है वो स्कॉट फ्री। सर, हमने देखा कि बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और ऐसे लोग जो बाद में छूट के बाहर भी आ जाते हैं, तो इंसाफ। बिल्कुल, देखिए यहाँ आज शर्जील मेमन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बड़ा क्लियर कट कहा है कि हम जो है वो पूरा इंसाफ देंगे, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे, उनको जो है वो अपना मुकदमात उनका फौरी तौर पे चलवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की सिंसियरिटी होगी तो जरूर इसमें इंसाफ मिलेगा, और जरूर जो है वो जो मुल्जिमान है वो कैफिर किरदार तक पहुंचे। अहमद साहब, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये फरमाइएगा, क्या कानून में सुकम मौजूद है या तफ्तीशी अमल में दानिस्ता तौर पर इस तरह की कोताहियाँ बरती जाती हैं कि जो जराइम पेशा अनासिर हैं ये दोबारा से वापस उसी डगर पर आ जाते हैं? देखिए, अब मैं ये आपको बात कहूँगा कि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम का एक बड़ा जोर है और बड़ा रिवाज है, और स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो मुतवातिर बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि केसेस जो है वो प्रोसिक्यूट सही तरीके से नहीं होते। लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर कोर्ट अपना फर्ज पूरा करती हैं और कानून जो है वो उनको बरी कर देता है कि जहाँ एविडेंस नहीं है वहाँ पुलिस की एविडेंस जो है वो काफ़ी नहीं होती, और मुल्जिमान जो है वो सजाओं से बच जाते हैं। जितना अरसा जेल में रहते हैं वो शायद वहाँ पर उनकी नर्सरी होती है, वो ज़्यादा पक्के बनकर बाहर आते हैं और फिर ज़्यादा क्राइम्स करते हैं। तो ये जब तक हम अपना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे,
हम प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया अहमद चनाई साहब, साबिक चीफ CPLC हमारे साथ थे। उम्मीद ये करते हैं कि इस हवाले से हर इदारा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम इस हवाले से आवाज़ उठाते रहेंगे और तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब नहीं जाती। बिल्कुल, और इसी के साथ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अब प्रोग्राम में हवेली लखा का THQ अस्पताल की बात करेंगे जो कि बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम हो चुका है और जहां पे अमला है, ना अद्वियात हैं और सबसे बढ़कर गायनी वार्ड तक की सहूलियात भी मैसर नहीं है। क्या यहाँ पर सूरत हाल है, जान लेते हैं। हवेली लखा से वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा इस बारे। लखा THQ हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। मेडिकल स्टाफ की कमी के अलावा मरीज दीगर अहम तिब्बी सहूलियात से भी महरूम हैं। दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। THQ हॉस्पिटल में दीगर तिब्बी सहूलियात के अलावा NLC, आर्थोपेडिक सर्जन, डायलिसिस सेंटर, हार्ट स्पेशलिस्ट और दीगर ज़रूरी अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से अक्सर मरीज परेशान दिखाई देते हैं। एमरजेंसी की सूरत में ज़्यादातर मरीजों को नॉर्मली चेकअप करने के बाद दीपालपुर या उकाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। उकाड़ा दीपालपुर के सरकारी हॉस्पिटल का तकरीबन फासला 28 किलोमीटर बनता है। वकास हमें अस्पताल की सहूलियात के हवाले से बता रहे थे कि कितनी कम सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं और शहरी जो हैं ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। शहरियों की ज़ुबानी सुनते हैं, वो क्या कहते हैं? पता नहीं, कोई लिखते देने पर्ची जेडी आंदे बाहर जाते ले लोग ले लेंदे, कोई बच्चे कोई रह जाते। 6 माह हो गए ना, इंसुलिन नहीं आ रही और बहुत बड़ी परेशानी है। रोजाना आते हैं और परेशान होकर चले जाते हैं, बाहर से ले रहे हैं, काफ़ी महंगी मिल रही है जी। यहाँ पे दिल का डॉक्टर भी नहीं है और इंसुलिन भी नहीं मिल रही और दवाइयाँ भी नहीं है। हमें इधर से उकाड़ा या दीपालपुर जाना पड़ता है। प्राइम मेहरबानी यहाँ पे दवाइयाँ भी और इंसुलिन भी मुहैया किया जाए। डॉक्टर भी को नहीं थे, दवाइयाँ भी घट मिलती हैं सामने थे। लोगों की मुश्किलात, उनकी परेशानी, उन्हीं की ज़ुबानी आपने जानी। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद चिश्ती साहब जो कि MS हैं THQ अस्पताल हवेली लखा के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वजह है कि यहाँ पर सहूलियात का इतना फुकदान है कि लोगों को अब दुश्वारी का सामना है और वो दूसरे इलाकों में, दूसरे अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं? ये हमारा THQ हॉस्पिटल है जी, ये DHQ या टर्शरी केयर नहीं है, इसलिए हमारे पास जो स्पेशलिस्ट की कमी है। तो DC साहब ने और CO साहब ने बड़ी दफ़ा इश्तहार भी दिया, अखबार में एडवर्टाइज भी किया, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई स्पेशलिस्ट सिवाय रेडियोलॉजिस्ट के और गायनकोलॉजिस्ट के हमें कोई जो है ना वो मिल नहीं रहा। तो पीडियाट्रिशियन भी अभी उनकी पोस्टिंग हुई है तकरीबन लास्ट मंथ में, तो उनकी वजह से हमारे वहाँ रश जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों का। तो बाकी जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए एडवर्टाइज किया हुआ है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, बट अभी तक जैसे डॉक्टर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गायनी वार्ड को फाल होना चाहिए। ये एक बहुत बुनियादी जरूरत है। इस हवाले से अमला वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। जी, हमारी गायनी वार्ड फाल है। हमारी हर थर्सडे को लिस्ट होती है। हमारे 8 से 10 जो है वो सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, तो हमारा जो है वो सर्जरी भी हो रही है यहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एनेस्थेटिस्ट नहीं है, वो हमें उकाड़ा से मंगवाना पड़ता है। वो भी DC साहब की वजह से जो है हमारे पास टेम्परेरी तौर पे एक अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। अद्वियात की क्या सूरत हाल है? अद्वियात अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी, अद्वियात हमारे पास सफिशिएंटली अवेलेबल हैं। बाकी कुछ हो रही है अभी तक जो है ना परचेजिंग हो रही है। बसद एहतराम, जो यहाँ के लोग हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अद्वियात मिलती नहीं है उन्हें यहाँ से। नहीं, हमारे पास अद्वियात सफिशिएंट है। वो इसमें इंडोर में तो हमारा 100% हम दवाइयाँ दे रहे हैं और इमरजेंसी में भी हम 100% अद्वियात जो है हमारे पास अवेलेबल है। उसमें कोई भी मतलब इस तरह का जो रिगार्डिंग OPD, तो OPD में कोई एक आध मिस हो जाती है। वो भी अभी चूंकि जो है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को सैंपल गए हुए हैं, तो उस वजह से हम उसको चला नहीं सकते। जैसे जैसे सैंपल्स रिसीव हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो वैसे वैसे वो दवाई जो है वो हम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये चीज़ एक बार क्लियर कीजिएगा, क्या अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं? जैसे आपने भी बताया कि गायनी वार्ड जो है वो भी फाल है। इमरजेंसी के हवाले से भी बताएगा कि इमरजेंसी की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे भी काम उसी तरह से जारी और सारी है? जी, हमारी इमरजेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 वो चल रही है। हमारा गायनी वार्ड जो है वो भी हमारे पास गायनकोलॉजिस्ट भी मौजूद है। हमें प्रॉब्लम सिर्फ आता है एनेस्थेटिस्ट की, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो सर्जरी के लिए हमें एनेस्थेटिस्ट जो है ना वो बाहर से लेना पड़ता है।
तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। जैसे ही इंडक्शन होती है किसी एनेस्थेटिस्ट की तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, चाहे हम मतलब वीक में 2 दफा लिस्ट कर लें। ठीक, डॉक्टर साहब अभी ये बताइएगा कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे नहीं है, जैसे आपने भी बताया कि हमने एडवर्टाइज भी किया हुआ है, अमला जो है यहाँ पे मुकम्मल है? जी हमारे पास मैं स्पेशलिस्ट की बात कर रहा था, तो वो भी जैसे मैंने पहले भी हमारे सीओ साहब, सीओ हेल्थ और डीसी साहब के इंटरेस्ट की वजह से जो फिजिशियन भी हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, लेकिन परमानेंटली हमारे पास कोई फिजिशियन जो है वो मौजूद नहीं है। 2 दिन वीक के अंदर जो है हमें फिजिशियन अवेलेबल होता है। तो इस तरह हमारी कोशिश है कि एनेस्थेटिस्ट भी जो वीकली नहीं तो उसमें जो है वो ट्वाइस अ वीक कम से कम जो हमें अवेलेबल हो, सो दैट के हम जो है वो हमारा काम जो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप हमें इस हवाले से तफसीलन बता रहे थे। आने वाले प्रोग्राम्स में फॉलो अप भी करेंगे, देखेंगे इस हवाले से इंतजामी की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है, कुछ मजीद अहम इशूज़ पर भी बात करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।